आज के क्लास में हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का अगला वाला चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारा जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री का वो हम लोग कम्प्लीटली खत्म कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद आज का हमारा चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ना इस चैप्टर में बेसिकली है क्या उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं हम, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। एप्लीकेशन का मतलब यूज होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री से सवाल हम लोगों ने भरपूर बनाया है ना। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी सवाल थे हम लोगों ने एनसीईआरटी के लगभग हर एक सवालों को हम लोगों ने टच किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने सवाल तो बना लिया, लेकिन सवाल है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। देखो आज से बहुत समय पहले ना हमारे जो साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट नहीं कहते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे आज से बहुत साल पहले, मतलब 800-900 साल पहले, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री आई है, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। हम लोग आज इसको थोड़ा सा डिटेल रूप में पढ़ते हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत पुराने समय का दिया हुआ है, बहुत मतलब ये बहुत समय से चलता आ रहा है। तो पहले के लोग हमारे ऋषि मुनि जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते थे धरती से लेकर आसमान का दूरी पता करने में, धरती से चंद्रमा का दूरी कितना है इसको पता करने के लिए वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हम लोग केवल इतना ही नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग हर जगह पे लगभग इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को ये पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे और क्या यूज है ना। क्या ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोग अपने एवरीडे लाइफ के सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वही हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और इसमें याद कीजिए हमने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो एक टेबल हमने आपके सामने लिखा था। हालांकि ये टेबल छोटा सा है, लंबा सा टेबल हमने लिखा था, उसमें हमने साइन का, कॉस का, टेन का, फिर से कॉसेक का, सेक का और कॉट का सभी का वैल्यू हमने लिखा था। लेकिन यहाँ पे ना हमको सारे वैल्यू से मतलब नहीं है। इस चैप्टर में मात्र आपको ये 3 कॉलम याद होना चाहिए, बस आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसमें ना बस क्या याद रखना है आपको, देखिए इधर थीटा, इधर साइन थीटा, इधर कॉस थीटा और इधर टेन थीटा। केवल आपको इसमें तीनों का 30 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला और 60 डिग्री वाला वैल्यू याद कर लेना है। यानी कि साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2। उसी प्रकार से कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2। इसी प्रकार tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1 और tan 60 का √3। ये आपके लिए नया चीज नहीं है, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। हालांकि ये तो बहुत कम है, आपने इससे ज्यादा भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना केवल इसलिए लिखे हैं क्योंकि इतना से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इतना का इसमें इस्तेमाल है। शुरू करते हैं। तो बेसिकली मतलब चला पता कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हम लोग। चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने क्या हम लोग अपने आसपास जो समस्याएं हो रहे हैं, क्या उसको हम लोग, यानी जो हमारे आसपास जो घटना घट रहा है, क्या उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, देखते हैं जरा। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना आपको यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए सबसे पहले सपोज कीजिए कि हम ना यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं और मेरे ऊपर ना एक पतंग उड़ रहा है, सपोज कीजिए आप, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं और मेरे ऊपर ना एक पतंग उड़ रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा होगा, हमने उसको ऐसे देखा। जब हम पतंग देखें तो क्या ऐसे देखेंगे या ऐसे देखेंगे? सर ऊपर देखना करना पड़ेगा सर ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आप इसको काइट मान सकते हैं। हाँ यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, सिंपल सा, ठीक है। और हम खड़े हैं यहाँ पे, हम खड़े हैं यहाँ पे और हम क्या कर रहे हैं, इस पतंग को देख रहे हैं। ये लाइन बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है। यदि हमसे थोड़ा टेढ़ा बन जाएगा तो आप लोग एक बार स्केल से बनाइएगा जो कि बिल्कुल सीधा बनेगा। तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं तो ये लाइन बिल्कुल कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग कहते हैं, इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट हम लोग इस लाइन का नाम देते हैं, ठीक है। अब एक चीज और क्या करना है आपको, देखिए जरा ध्यान से। मेरा जो यहाँ पे आंख है ना, इसके बिल्कुल सीधा आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है,
बिल्कुल सीधा आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। और इसको हम लोग नाम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल अभी पूरा समझाएंगे आपको ये क्या है, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे पूरा। हॉरिजॉन्टल लेवल नाम देते हैं हम लोग इसको, या फिर आप इसको चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा इससे लाइन था आपका ये वाला। आगे बढ़े, चलिए। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे आराम से ऐसे खड़े हैं, हमारे सिर के ऊपर कुछ दूरी पे एक पतंग उड़ रहा है, तो हमने उसको ऐसे देखा, तो कुछ हमारा इस प्रकार का लाइन बनेगा। इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं कि यहाँ पे आपका बेसिकली वो वाला पतंग है, और इसको हमने इसे देखा, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाता है। और लाइन ऑफ साइट ये हो गया। और आंख के बिल्कुल सामने एकदम सीधा आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, आपने ऐसा वाला खींच दिया। ठीक है, हमको ना इसके पूरे बॉडी से मतलब नहीं है, हमको केवल इसके आंख से मतलब है, क्योंकि ये आंख से ही अपना वो सब्जेक्ट को देख पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा बताइए, क्या इस दोनों लाइन के बीच में एंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल, यहाँ पे एक हमारा एंगल बनेगा। एंगल का कुछ वैल्यू मालूम है आपको? नहीं मालूम है। और याद कीजिए, जब हमको वैल्यू एग्जैक्ट मालूम ना हो तो क्या करते थे? थीटा। तो ये हमारा थीटा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। और इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVATION, एलिवेशन। ये हमारा पहला वाला चीज कंप्लीट हुआ। केस 1 ये आपका है, केस 1। इसी प्रकार का एक और सिचुएशन हमारे पास है। ठीक है, ये वाला बात समझ में आया? तो जब भी आप कोई चीज को ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे एंगल कैसा बन रहा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फिर से समझिए, बड़ा सिंपल है ये चीज, देखना बड़ा सिंपल है। मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं, ऐसे आप खड़े हैं नॉर्मल, और आपके ऊपर ना एक एरोप्लेन पास हो गया, तो आप ऐसे देखोगे ना, अपने सर को ऊपर करना पड़ेगा। तो आपने जो सर ऊपर करके देखा, एक लाइन ऑफ साइट बना, और आपके आंख के बिल्कुल सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा होगा। उस एंगल का नाम देते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यदि कोई पूछे कि बताइए, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो हो सकता है कि कोई बच्चा एरोप्लेन पे जा रहा है और वो खिड़की से नीचे झांक रहा है, तो क्या बनेगा फिर? वो भी हो सकता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि हम नीचे से ऊपर देख सकते हैं, तो कोई ऊपर से भी नीचे देख सकता है। मान लीजिए कि आप अपने छत पे चले गए और नीचे कोई बच्चा खेल रहा था, आप कैसे देखोगे? ऐसे या ऐसे? नीचे की ओर देखेंगे। तो वैसा भी सिचुएशन हमारे पास है। तो वो होगा हमारा केस नंबर 2, वो भी बना लेते हैं, केस 2। इसमें क्या होता है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं। हालांकि आप हो सकता है कि आप एरोप्लेन में बैठे हो, हेलीकॉप्टर पे बैठे हो ऊपर, या फिर आप अपने छत से ऊपर नीचे झांक रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि आप है ना एक बिल्डिंग पे खड़े हैं। सपोज कीजिए कि आप अपने छत पे खड़े हैं, मान लीजिए कि ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है, और आप यहां पे खड़े हैं अपने बिल्डिंग के, आप छत पे खड़े हैं, अपने छत पे आप खड़े हैं। ठीक है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आप मान लो, चलो कोई एक फुटबॉल रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मतलब फुटबॉल रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने छत पे खड़े थे, आपने यहां से इस बॉल को देखा, तो आपका एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। और अब इस लाइन को क्या नाम देंगे, बताइए? क्योंकि जिस लाइन से हम लोग देखते हैं उस लाइन को नाम क्या देते हैं? बिल्कुल इसी प्रकार से ये हमारा कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। तो इसको आप कहेंगे लाइन ऑफ साइट, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया।
अब एक चीज और, आप अपने छत पे खड़े हैं तो एक बार आपने नीचे देखा और एक बार आप सीधा देखो, तो यहाँ पे भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, तो यहाँ पे भी आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार का बनेगा, यहाँ पे आपके आंख के बिल्कुल सामने। ये और भी आगे जा सकता था। मतलब यहाँ पे जब आप यहाँ पे नीचे में खड़े थे तो आपका ना दो लाइन बन रहा था, एक जब आप ऊपर देखेंगे तो वो वाला लाइन हमारा कहलाएगा लाइन ऑफ साइट, और आपके बिल्कुल आंख के बिल्कुल सीधा तो वो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता था। उसी प्रकार का इसमें भी है, आप अपने छत पे खड़े हैं, वहां से आप फुटबॉल का नीचे देख रहे हैं तो वो हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट। लेकिन आप अपने छत पे खड़े हैं तो वहां पे आपके आंख के सामने भी तो एक लाइन बनेगा, यदि आप सामने देखेंगे तो एक लाइन बनेगा, वो आपका ये वाला लाइन है। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं क्या, इसको हम लोग वही नाम देंगे जो आपने यहाँ पे नाम दिया था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, या फिर आप चाहे तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब एक बार फिर से जरा आप समझिए, क्या ये दोनों जब लाइन है तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, बिल्कुल एंगल बन रहा होगा। वो एंगल हमारा कौन सा है, थीटा, और इस एंगल को नाम हम लोग देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, याद रखना, ठीक है। बड़ा विचित्र है लेकिन इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस यही चीज आपको ध्यान रखना था, यही दो केस है आपका, बस इतना आपको ध्यान में रहेगा तो फिर आपका सवाल आराम से इस चैप्टर का मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। उसके बाद फिर बनाना का बस देरी है, बनाएंगे। एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए, बस इसमें आपको दो ही केस ध्यान में रखना है। पहला बात तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा वैल्यू इसमें नहीं है, 3 3 6 3 9 वैल्यू है, बस इतना आप याद रख सकते हैं, ये आपको याद रखना है पहला चीज। दूसरा आपको केस 1 में क्या याद रखना है कि जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। और ये जिस लाइन से आप देख रहे हैं यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होगा उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसमें भी आप नीचे देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन है, वही भी आपका लाइन ऑफ साइट है। और ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, जो कि आपके बिल्कुल आंखों के स्ट्रेट होगा। बस यही दो केस आपको ध्यान में रखना है। अब आप सवाल को बनाइएगा, 50% आपका सवाल आराम से बनेगा। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी में ना इतना आसान भी तो दिया हुआ होगा नहीं, जिस तरीके से आपने समझा इतना आसान तो दिया हुआ होगा नहीं, थोड़ा सा सवाल को घुमाएगा, ये नेचर है एनसीईआरटी का। खैर उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, पहले एक बार इसको आप बना लीजिए। हो गया, चलिए ऑनलाइन बल बच्चे आप लोग इसको जल्दी से पहले लिख लीजिए अपने कॉपी में। और हम केवल ये दोनों सिचुएशन मिटा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जो केस है ये मिटा रहे हैं, ये वैल्यू हम रहने देते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा जल्दी बता ना पाए, इसलिए आप यहाँ से देख के बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको याद कर लेना है क्योंकि यदि आपको याद करते हैं तो फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री तो जो एक्सरसाइज था आपका कौन सा 8.2 आराम से बन जाएगा। चलिए मिटा दे इसको, ये दो केस आप अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब हम लोग कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब कोई चीज हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। बस यही दो केस आपको ध्यान में रखना है। बाकी अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे, और इस चैप्टर में आपको बेसिकली ये पढ़ने को मिलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का और खास करके इस टेबल का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग अपने एवरीडे लाइफ के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और एक्सरसाइज आप निकाल लीजिए अपना 9.1। अच्छा एक बात और, एक्सरसाइज 9.1 में ना आपके लिए एक जानकारी है, क्या है देखिए, सोचना है। एक्सरसाइज 9.1 में टोटल 16 क्वेश्चन है, 16। जिसके पास पुराना वाला बुक है ना वो क्वेश्चन नंबर 16 काट लीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो सिचुएशन था इस बार ट्रिग्नोमेट्री से कंप्लीटली खत्म था, वो हटा हुआ था। तो सवाल नंबर 16 को आप काट लीजिए, बचा 15 तक, तो पूरा 15 तक हम लोग बनाएंगे। शुरू किया जाए, चलिए। एक्सरसाइज है आपका 9.1, सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं। शुरू करें, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन यदि आपको लिखना हो तो अपने बुक से आप लिख लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली आप नंबरिंग देख के लिखना शुरू कीजिए। बुक में तो क्वेश्चन आपका है ही, क्वेश्चन लिखोगे ना तो पूरा बुक आपको छापना पड़ जाएगा। क्वेश्चन मत लिखो, नंबरिंग कर लो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें देखा जाए ध्यान से। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। और बगल में ना यहाँ पे आपके पास डायग्राम भी इसका दिया हुआ है।
थोड़ा सा पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर आपको हम समझाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहां से हमारा शुरू हो चुका है एक्सरसाइज 9.1। और सबसे पहला हम सॉल्यूशन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, पहला वाला। इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और डायग्राम को देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात और यहाँ पे आप जान लीजिए थोड़ा सा, हालांकि ये चीज हमने आपको बताया था, लेकिन आप थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए, क्योंकि यही चीज आपको बार बार मिलेगा। इसको भी बना लीजिएगा अपने कॉपी में। अच्छा एक चीज हमने आपको बताया था कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो कौन से ट्रायंगल का बात करेंगे, हमेशा राइट ट्रायंगल। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा हम लोग इसमें राइट ट्रायंगल का ही बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक सा चीजें, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि यदि ये मेरा राइट ट्रायंगल है और यदि यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कौन सा साइड होता है, बताइए, याद है आपको? हाइपोटेनस। बिल्कुल, तो ये 90 के सामने है तो ये बिल्कुल हमारा हाइपोटेनस है। और मान लीजिए देखो राइट ट्रायंगल में 90 तो होना ही है, वो तो कंपलसरी है, लेकिन मान लीजिए कहीं पे ना थीटा का भी वैल्यू दे दिया। मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे ना 30 डिग्री दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसके सामने वाला साइड कौन सा होता था, याद कीजिए, परपेंडिकुलर या बेस। मतलब 90 के सामने वाला ऑटोमेटिक हाइपोटेनस, या तो आपको मालूम है, लेकिन 90 के अलावा यदि कोई और एंगल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके सामने वाला क्या होता था, परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही है, तो इसके सामने वाला ये जो है हमारा, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और जो बच गया वो आपका क्या होगा, बेस। सिंपल। तो यही आपको इसमें समझना है, जब भी 90 के सामने वाला साइड रहे वो आपका हाइपोटेनस है, और जब भी थीटा के सामने यानी कि किसी एंगल के सामने यदि कोई साइड है एकदम बिल्कुल उसके सामने सामने, तो आपका परपेंडिकुलर है। बच गया आपका बेस, बस बात खत्म। चलिए अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे ना सब कुछ नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं, जैसे A B C। चलिए अब इसका मतलब थोड़ा सा समझिए ये क्या कह रहा है। ये आपका 20 मीटर है और यहाँ पे एंगल बना रहा है कितने का, 30 डिग्री का। थोड़ा सा समझाते हैं आपको। अच्छा सर्कस में आपने कभी देखा है वो लोग ना रस्सी पे एकदम बिल्कुल टेढ़ा भी चढ़ जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यदि एक ऐसा रस्सी है और यहाँ पे ना रस्सी बांधा हुआ है मान लीजिए, तो वो लोग ना एकदम बिल्कुल खड़े इस रस्सी पे भी चल लेते हैं। बड़ा उन लोगों में ना कला होता है, उन लोगों का प्रैक्टिस होता है। तो वही बात इसमें कहा गया है कि देखो क्या है, ये ना एक पोल है, ये एक पोल है, और इस पोल के टॉप से लेकर इस ग्राउंड पे ना एक रस्सी बांधा गया है। ये आप मान लो क्या है, आपका ये पोल है, मानना नहीं है बल्कि कहा ही गया है सवाल में, पोल कहा गया है ना, हाँ पोल कहा गया, ठीक है। तो ये आपका एक पोल है AB, इस पोल के टॉप से यहां तक एक रस्सी बांधा गया है, जो कि रस्सी कितने का है, 20 मीटर का है, ठीक है। अब इसका वैल्यू दे दिया आपको 30। आपको निकालना है क्या, क्या निकालना था इसमें, हाइट ऑफ द पोल निकालना है, विच इज इतना इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। बिल्कुल हाइट ऑफ द पोल निकालना है, यानी कि जो पोल है आपका AB, इसका आपको हाइट पता करना है। देखो इतना ही चीज आपको दिया हुआ है, सिंपल सा। आपने क्या समझा यहाँ पे, आपके पास एक पोल है, इस पोल के टॉप से लेकर ग्राउंड पे ना एक रस्सी बांधा गया है जिसका लेंथ 20 मीटर है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आप बताओ कि इस पोल का हाइट कितना है, तो कैसे पता करेंगे। अब ना यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इसमें ना हमको दो चीज देखना पड़ता है। पहला चीज क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। सबसे पहली बात क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, क्योंकि यदि यहाँ पे यदि हमारा 90 बनेगा, ऑटोमेटिक 90 है हमारा यहाँ पे, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। यदि ये हाइपोटेनस दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या गया, हाइट पूछा गया, तो बताइए ये हाइट पूछा गया मतलब ये आपसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है या बेस पूछ रहा है, परपेंडिकुलर। कैसे पता किया आपने, यदि 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और यहाँ पे यदि हमारा एंगल दिया हुआ तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ना दो ही चीज देखना है आपको, पहला चीज क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि अच्छा हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमसे पूछ रहा है, तो P यानी कि परपेंडिकुलर, और क्या दिया हुआ है आपको H,
तो आपको ऐसा वाला वैल्यू बताना है, साइन कॉस टेन ऐसा बताना है जिसमें P और H आता हो। बताइए किस में आएगा P और H? साइन में, कॉस में, टेन में, किस में? साइन में आएगा, क्योंकि साइन का क्या होता है रेशियो? P/H। तो P/H ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं पहले क्या है। तो यदि हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे तो थीटा की जगह पे कितना आएगा? 30। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। ओके, अब साइन 30 का, साइन 30 छोड़ो, साइन का रेशियो क्या होता है? P/H। तो इसमें हमारा P यानी कि परपेंडिकुलर कौन है? AB। H क्या है? 20, बिल्कुल बराबर किसके होगा? 1/2 के। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको और समझा देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात, जब सवाल में दिया हुआ रहे ना, जब भी आपके सामने सवाल आए तो आप दो चीज देखो। पहला, क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। और अब ये देखो कि जो पूछ रहा है और जो दिया गया है वो किस में आएगा? साइन में आएगा, कॉस में आएगा, टेन में आएगा, किस में आएगा? जैसे इस सवाल में हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ था, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो हाइपोटेनस यानी कि H, परपेंडिकुलर यानी कि P, यानी कि P और H हमारा किस में आता है? ऑब्वियस बात है, P और H हमारा साइन में आता है, क्योंकि साइन का मतलब P/H। आपने क्या पढ़ा था? साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? P/H। यही दोनों का तो हमको काम है, तो वही हमने यहाँ पे लगाया साइन 30 डिग्री, क्योंकि 30 का बात कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, यानी कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 हुआ, और साइन का रेशियो होता है P/H। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर AB है और H हमारा 20 है। सिंपल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो AB इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2AB इक्वल्स टू 20। AB इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? बिल्कुल, AB इक्वल्स टू 10, और चूंकि आपने हाइट निकाला है तो 10 मीटर। तो हैंस हाइट ऑफ पोल एज 10 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। बस। क्या सवाल समझ में आया? क्या कह रहा है? बड़ा सिंपल सा है। देखिए एक बार फिर से बताते हैं आपको, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जब भी आपको सवाल में, जब भी आपके सामने सवाल आए तो दो ही चीज देखना है, क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। अब ये देखो कि दोनों किस में आता है, जो दिया गया है और जो पूछ रहा है वो दोनों किस में आएगा? साइन में, कॉस में, टेन में, किस में आएगा? अब जिसमें आया तो उसका आप डिग्री के साथ वैल्यू पुट करो। जैसे हमको मालूम है कि P और H पूछ रहा है, H दिया गया है, P हमको निकालना है, तो साइन में आता है, और साइन कितना लगाएंगे? 30 लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे 60 आता तो साइन 60 लगाते, साइन 45 आता तो 45 लगाते, इसी तरीके से और सवाल आप बनाते चलेंगे, आपका इसमें प्रैक्टिस होता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, जहां पे एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हमारा बेस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 की ओर आइए। सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 में क्या है देखते हैं थोड़ा पहले। अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. चलिए आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि ये ना हमारा इतना लंबा सा एक ट्री है, सब कुछ कीजिए, और बहुत जोर का आंधी आया, बहुत जोर का आंधी आया, ये ना जो लंबा ट्री था हमारा यहां से टूटा और ये हमारा बेंड हो गया इसे, यानी कि ऊपर वाला टूट के ऐसे झुक गया। अब यदि हम इसको सीधा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पूरे ट्री का हाइट मिल जाएगा। वही बात इसमें कहा गया है। चलिए पता करते हैं पहले। तो हमको यहाँ पे ना एक ट्रायंगल बनता हुआ, सॉरी हाँ, एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। क्या समझना है आपको? यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं पहले, ABC, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो आपको समझना यह है कि देखो ये जो हमारा है ना पूरा A से लेकर B और A से लेकर C, ये पूरा हमारा सीधा पेड़ था, वो टूटा ऐसे नीचे झुक गया।
ठीक है, वही आपको इसमें समझना है। मतलब BAC, कौन सा BAC क्या है, बिल्कुल एक सीधा था, आंधी आया वो टूट के नीचे गिर गया, सिंपल। उसी प्रकार का जैसे हमने आपको बताया कि ये यदि हमारा पूरा सीधा पेड़ है और तूफान आंधी आया तो नीचे टूट के नीचे जमीन से टकरा गया, तो ये वाला हमारा हट गया, यही वाला कहाँ शिफ्ट हो गया, अब ये बन गया हमारा। ठीक है, चलिए वही चीज में दिया गया था, लेकिन अब इसमें कुछ और भी बातें कही गई है। वो क्या कहा गया है देखिए। हाँ, एक बात और, ये जो हमारा पेड़ का फूट है, यानी कि पेड़ का जो यहाँ पे जड़ होगा, यहां से लेकर यहां तक का दूरी, यानी कि वो जो पेड़ गिरा, अच्छा जो पेड़ यहाँ पे गिरा, बताइए ये हमारा पेड़ का कौन सा हिस्सा होगा, सबसे टॉप वाला हिस्सा होगा, तभी तो वो झुक गया है। तो इसके टॉप से लेकर इसके फुट तक का जो दूरी है वो कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। आप सवाल में देखिए ध्यान से, आपको मिलेगा ये चीज। उसके बाद ग्राउंड से सट के 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। बस इतना कुछ आपके पास दिया गया है। आपको इसमें क्या पता करना है, इसमें आपको ट्री का हाइट पता करना है। इट मीन्स आपको ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को बाद में हम जोड़ देंगे तो हमको पूरा हाइट मिल जाएगा। सवाल समझ में आया? एक बार क्या था जरा बताइए हमको इस सवाल में, क्या था इस सवाल में बताइए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पहले इस सवाल में क्या कहा गया था? सवाल में ये कहा गया था कि देखिए आपके पास ना एक सीधा सा पेड़ है, वो टेढ़ा हो गया, जब आंधी आया ना तो वो टेढ़ा हो गया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये और आगे जाता, कौन सा, ये वाला, यानी कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सीधा है, लेकिन तूफान आया वो नीचे झुक गया। लेकिन अब इसमें ये भी कहा है कि जो पेड़ का फूट है, यानी कि जो पेड़ जहाँ पे है उसका जड़, वहां से लेकर वो जो पेड़ का झुकना हुआ जो उसका टॉप वाला हिस्सा था, उन दोनों के बीच में दूरी 8 मीटर का है। ठीक है, आगे, और यहाँ पे वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आप ये बताओ कि आखिर ट्री का टोटल हाइट कितना था? तो आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, दो चीज, एक तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा और एक आपको ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये दोनों निकाल देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमको ट्री का पूरा हाइट मिल जाएगा। चलिए अब बताइए कैसे करेंगे हम, क्योंकि आपको इसमें दो ही चीज देखना है, दो ही चीज देखना है, पहला क्या दिया गया है और दूसरा क्या पूछा गया है। तो इसमें तो दो चीज पूछा गया हमसे, हालांकि पूछा एक ही चीज गया है, लेकिन हमको निकालना दो चीज पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा और एक बार हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा, तभी तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो पहले हम लोग किसी एक को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग सोचते हैं परपेंडिकुलर निकालने के बारे में, क्योंकि यदि ये 90 इसके सामने वाला ये हमारा हाइपोटेनस और ये एंगल है तो ये इसके हमारा परपेंडिकुलर। तो पहले हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है बेस, हमको निकालना है परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमको दिया गया। तो बताइए पी और बी किस में आएगा, साइन में, कॉस में या टेन में, किसका रेशियो, किसके रेशियो में पी और बी आता है? टेन में आता है, लेकिन टेन कितना लगाना पड़ेगा हमको, 30 डिग्री। चलिए लगाते हैं टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए जल्दी, 1/√3। ठीक है, अब टेन का रेशियो क्या होता था, P/B। तो यहाँ इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देखें यदि, तो हमारा P क्या है, AB, परपेंडिकुलर हमारा AB है, तो AB और B हमारा कितना है, यानी कि बेस 8 है। सिंपल सा आप इसको समझिए कि इस सवाल में ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। बस आगे बढ़े, हाँ अब तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये 1/√3, आगे बढ़िए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा √3AB और यहाँ पे 8 आएगा। AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/√3 आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुक जाना है, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में ना यदि कहीं पे भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आपको दिख जाए तो उसको क्या करना है, पहले रेशनलाइज करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते थे आपको याद है, इनटू √3/√3। ठीक है, तो हमारा इसमें होगा पहला 8√3 और √3 इंटू √3 केवल 3 आएगा, केवल 3 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गया AB का आया 8√3/3, 8
√3/3 ये हमारा ए बी का वैल्यू आया, यानी कि इसका वैल्यू हमको पता चल गया। अब इसका वैल्यू हम निकाल देंगे और दोनों को बाद में जोड़ देंगे, बात खत्म। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू हाइपोटेनस। अब जरा फिर से देखिएगा, आपने ये निकाल दिया, अब इसको भूल जाओ। अब फिर से देखो कि क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। दिया गया है बेस, पूछा गया हाइपोटेनस। तो बी और एच किस में आता है? कॉस में। तो कॉस कितना लगाना पड़ेगा? 30 cos 30 डिग्री इक्वल्स टू P/H, B/H होता है इसका। तो पहले इसका वैल्यू लिख लो। cos 30 का कितना? √3/2, √3/2। B/H होता है इसका रेशियो। तो B मतलब बेस कितना लिख देंगे? 8, और H यानी कि हाइट पूछा गया है, सॉरी हाइपोटेनस पूछा गया, तो AC लिख देंगे √3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये आएगा आपका 8 और 2 16 बराबर √3AC। 16 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू AC। यहाँ पे भी आपको रेशनलाइज करने की जरूरत है क्योंकि नीचे हमारा √3 है। तो क्या होगा? 16/√3 इंटू √3/√3 इक्वल्स टू AC। चलिए ये हमारा हो जाएगा 16√3/3 इक्वल्स टू AC। अब देखिए ध्यान से, आपके पास AB भी आ चुका, AC भी आ चुका। अब दोनों को क्या कर देंगे? लास्ट में जोड़ देंगे, ट्री का हमको पूरा हाइट मिल जाएगा। चलिए जोड़ते हैं दोनों को। इसको आप लिखिए पहले इतना, उसके बाद फिर इधर करते हैं। इधर का मिटा दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। अच्छा नहीं तो काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह है ना, अभी यहाँ पे कर देते हैं। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट इक्वल्स टू AB प्लस AC, है कि नहीं? ट्री का टोटल हाइट AB और AC को जोड़ देंगे, टोटल हाइट ट्री का हमको मिल जाएगा। तो AB आपने निकाला था कितना? 8√3/3 प्लस AC आपने निकाला है 16√3/3। सिंपल सा एलसीएम हम 3 ले सकते हैं, तो आपके पास आएगा 8√3 प्लस 16√3। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पे ना √3 8 बार है, यहाँ पे √3 16 बार है। तो 16 4 20 और 4 24√3/3। आंसर कितना आएगा? इसको काट देंगे तो 8√3, ठीक है। और चूंकि आपने हाइट निकाला है, ये मीटर में था, तो 8√3 मीटर आपका ये बराबर हाइट आ जाएगा ट्री का टोटल। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आई है? यही चीज था आपका बेसिकली। तो इसमें ना आपको दो चीज निकालना था, एक बार आपको इसका परपेंडिकुलर और एक बार आपको ये इसका हाइट, सॉरी हाइपोटेनस। दोनों को आपस में जोड़ दो, ट्री का हाइट मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसको। सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? पहले आप ये देखो तो जरा। सॉल्यूशन नंबर 3 बनाने से पहले आप उसको एक बार देखो, समझो, क्या आप समझ पा रहे हो? सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, तीसरा नंबर सवाल ना इतना लंबा दिया गया है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मतलब बेहद आसान है। क्या है देखिए ध्यान से। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, he wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए बड़ा सिंपल है। आपने पार्क में वो वाला झूला देखा आपने, स्लाइड वाला? यहाँ पे बैठो, सर नीचे आ जाते हैं घड़क के। हाँ, कुछ इस प्रकार का आपको याद आ रहा होगा। ऐसा हमारा रहता है, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, ऐसे करके हम लोग नीचे आ जाते हैं, है ना। तो
एक पार्क में ना उसको दो प्रकार का झूला लगाना है कॉन्ट्रैक्टर को, बेसिकली मान लो कि ना पार्क के मालिक को, समझ सकते हैं हम लोग, पार्क के मालिक को इसमें ना दो प्रकार का ऐसा झूला लगाना है, एक बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। तो बच्चा का जो झूला लगेगा ऑब्वियस ये बात उसका हाइट कैसा होगा, छोटा सा होगा, और बड़े के लिए हाइट थोड़ा सा हमारा बड़ा होगा। तो यहाँ पे दो झूला लगाना है, तो पहले दो झूला का आप बना लो पहले डायग्राम। चूंकि एक छोटा सा लगेगा तो छोटा सा पहले बना लेते हैं, ये हो गया हमारा बच्चों के लिए, और एक बड़ा वाला है तो एक बड़ा वाला बना लो, ये इसमें बड़े लोग भी झूल सकते हैं, ठीक है। कुछ नाम दे देते हैं इसका, ABC PQR, झूला ऐसा ही होता है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा वाला जो झूला है ना उसका हाइट है 1.6 मीटर, और वो ग्राउंड से एंगल कितने का बना रहा है एक बार बताइए जरा। ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और बड़ा वाला जो झूला है उसका हाइट है 3 मीटर, और इसकी एंगल कितने का बना रहा है, एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री का, यहाँ पे ये 60 डिग्री का बना रहा है। तो अब इसमें आपसे पूछा यह गया है कि दोनों झूला का जो स्लाइड है, यानी कि जो घड़कने वाला सरकने वाला जो हिस्सा है हमारा, वो कितना है, कितना लेंथ है उसका। बेसिकली आपसे H और H पूछ रहा है। आखिर आदमी स्लाइड किस पे करेगा, इसी पे करेगा स्लाइड, ऊपर से नीचे घड़केगा, ये वाला, ये ऐसे पूछा जा रहा है। तो इसमें भी आपको दो चीज देखना है, क्या देखना है, क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। तो इसमें आपको दिया गया है दोनों में क्या, परपेंडिकुलर दिया गया, क्योंकि देखो यहाँ पे 90 है तो ये हाइपोटेनस, ऑब्वियस सी बात है, ये भी हाइपोटेनस, ये एंगल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस। उसी प्रकार से इसमें ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो इस दोनों क्वेश्चन में आपको दिया गया है परपेंडिकुलर, पूछा गया है हाइपोटेनस। तो बताइए P और H किस में आता है, साइन में, बिल्कुल। तो इसमें हम साइन कितना लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम साइन 30, क्योंकि 30 का बात हुआ है, इसमें हम लगाएंगे साइन 60, ठीक है। चलिए दोनों के लिए हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। साइन का रेशियो होता है P/H, यानी कि P हमारे पास 1.6 है, P/H, और H हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो H की जगह पे हम लोग AC लिख सकते हैं, बराबर 1/2। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1.6 इंटू 2, 12 की 2 हाथ में 1, 2 1 3, 3.2 इक्वल्स टू AC। AC का वैल्यू 3.2 आ गया। साइन 30 P/H 1/2 1.6 AC, ठीक है। यही हो गया आपका स्लाइड का। क्या इतना आंसर है, एक बार देख लो तो जरा, 3.2, और इसमें हम लोग लगाएंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 60 का होता है √3/2। पहले वाले में 3.2 है, नहीं है 3.2, अच्छा 1 मिनट हो जाइए, तब कहीं पे गलती तो नहीं की हम लोग। 1.5 मीटर इसका हाइट होना चाहिए बच्चों वाला का, सॉरी 1 मिनट, 1.5 है ना, हमने यहाँ पे लिखा है 1.6, इसीलिए तो गलती हो रहा है। 1.5 कर देना आपको भी, 1.5, इसमें भी आप 1.5 कर दो, 1.5, 1.5 और 3 होता है हमारा, तो 3 मीटर बराबर AC आ गया, 3 मीटर, सिंपल। ये कितना का होगा स्लाइड, इसका 3 मीटर का होगा। उसी प्रकार का इसमें करना है। अच्छा इसमें पहले देख लो हाइट, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें हाइट 3 मीटर का है, सही है इस बार। तो इसका होता है √3/2, और साइन 60 यानी कि P/H इसमें भी होगा, तो 3/H यानी कि PR बराबर √3/2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, तो ये हमारा 3 2 जा 6 इक्वल्स टू √3PR, √3PR, 6/√3 इक्वल्स टू PR। और हमने आपको बार बार कहा है कि इस चैप्टर में खास करके जहां पे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए उसको आप रेशनलाइज कर दो। तो इसको हम लोग रेशनलाइज कैसे कर सकते हैं, 6/√3 इंटू √3/√3 इक्वल्स टू PR। तो ये हो जाएगा हमारा 6√3/3 इक्वल्स टू PR, क्योंकि
जब हम लोग दो रूट को यानी कि रूट 3 इंटू रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और जब आप इसको काटोगे तो आपके पास आएगा 2√3 मीटर इक्वल्स टू PR। हो गया, बस सिंपल। 2√3 इसका है, बस हो गया। इस प्रकार का सवाल आपको ऐसे हैंडल करना है। तो सवाल में ना आपको दो चीज हर बार ध्यान देना, ये हम आपको बार बार बोल रहे हैं, क्या दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है। उन्हीं दोनों को देखो कि कौन से रेशियो में हमारा आएगा, साइन में आएगा, कॉस में आएगा, टेन में आएगा, किस में आएगा। ये एक बार जब आपको पता चल गया ना तो फिर आपके लिए सवाल आसान हो जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 4 आगे देखें। सॉल्यूशन नंबर 4। हो सके जहां तक आपको आपसे संभव हो सके तो इस प्रकार का डायग्राम बना के आप लोग बनाइएगा तो आराम से आपका अच्छा बन जाएगा। सवाल नंबर 4 क्या है, देखिए। एन एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का बात हुआ है, इसका मतलब कि कहां से कहां देख रहा होगा, ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा होगा, यानी हो सकता है ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो। ठीक है, आगे। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछा गया, एक बार जरा फिर से पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. सिंपल सा है। यहां पे आपके पास एक टावर है AB, और यहां से लेकर यहां, यानी कि ये आपका C पॉइंट हो गया। ये AB आपका सिंपल सा टावर है, ठीक है। और ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, ठीक है। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जो नीचे में बनेगा हमारा, ग्राउंड पे बनेगा, तो ये आपका हो गया। उसके बाद कहा गया है कि जो टावर का फुट है, यानी कि यहां से लेकर जहां पे एंगल हमारा बन रहा है वहां तक का दूरी कितना दिया गया है, 30 मीटर है। चलिए, इतना कुछ आपके पास दिया गया है। पहले आप पता करो कि इसमें परपेंडिकुलर, हाइट और बेस कौन होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये आपका एंगल के सामने है तो ये आपका परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हमारा बेस होता है। अब इसमें आपको टावर का हाइट निकालना है, ठीक है। सिंपल सा कहा गया था, देखो आपके पास ना एक टावर है, इस टावर को हमने AB नाम दे दिया। इस टावर का जो टॉप है, यहां से लेकर ग्राउंड पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जो कि 30 डिग्री का है, तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री बना दिया, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि देखो इस टावर का फुट से लेकर जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहां तक का दूरी आपका 30 मीटर है, हमने 30 मीटर यहाँ पे लिख दिया। आपसे पूछा गया टावर का हाइट। पहले पता करो कि क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। दिया गया है बेस, पूछ रहा है आपसे परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट पूछ रहा है। तो बताइए P और B किस में आएगा, tan में, बिल्कुल। लेकिन tan कितने लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। P/B होता है इसका रेशियो, तो P यानी कि परपेंडिकुलर, मतलब AB लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और B यानी कि 30 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3AB, और ये हमारा 30 आ जाएगा। केवल यदि AB चाहिए तो 30/√3 करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख गया कि अच्छा डेनोमीटर में इरेशनल नंबर आ गया, तो वैसे आपको तुरंत इसको रैशनलाइज कर देना है। AB इक्वल्स टू 30/√3 इंटू √3/√3। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 30√3 डिवाइडेड बाई 3। इसको काटेंगे तो आपके पास 10 आएगा, यानी कि 10√3 मीटर। सिंपल। तो कितना आ गया आपके पास, हैंस AB इक्वल्स टू 10√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। और AB ही आपका क्या था, टावर था, तो AB का आपने लेंथ निकाल दिया, मतलब आपने टावर का पूरा हाइट निकाल दिया, 10√3 मीटर। बस यही हो गया आपका आंसर। आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसी तरीके से आपको इसमें सॉल्व करते चले जाना है। आगे इसको देखा जाए क्या है। सवाल नंबर 4 हो गया। 5 देखिए। देखो इस चैप्टर में ना आपको दिक्कत कहाँ पे आएगा हम बताते हैं आपको। इस चैप्टर में ज्यादातर आपको दिक्कत आएगा ना वो स्टेटमेंट समझने में आएगा।
बस स्टेटमेंट दिया, आप एक बार समझ गए तब तो फिर इसमें सवाल बनाना बड़ा आसान होता है, इसमें लंबा सवाल बनता ही नहीं है, मुश्किल से 1-2 सवाल ही होगा इस चैप्टर में जो कि थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन एक बार यदि आप स्टेटमेंट को समझ गए, अपने अनुसार आपने उसको इंटरप्रेट कर लिया, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये चीज कब होगा? जब आप बहुत सारे सवालों को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज प्रैक्टिस का खेल है, जितना अच्छा बनाओगे, जितना ज्यादा बनाओगे, उतना अच्छा आपको इसमें प्रैक्टिस होगा। 5 नंबर देखा जाए, सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है, देखिए ध्यान से। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slang in the string. चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझिए कि हमारा ना यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे हमारा एक पतंग है। चलो मान लो कि आप इसको काइट कर लो, चलो बना ही देते हैं डायग्राम काइट का थोड़ा सा। ये आपका काइट है, यहाँ ऊपर में है, तो आप ऐसे समझ लो इसको कि यहां से लेकर ये हमारा हाइट है। तो कितने हाइट पे पतंग आपका उड़ रहा है? कितना दिया हुआ हाइट? 60 मीटर। तो ये 60 मीटर हाइट पे आपका पतंग उड़ रहा है, और ये पतंग ना जमीन पे एक एंगल भी बना रहा है। वो आपका एंगल कितना दिया गया है? एंगल भी आपका 60 ही दिया गया है, ठीक है। तो एंगल भी आपका 60 ही दिया गया है, ठीक है। अब आप ऐसा कुछ नाम लिख दो, जैसे इसका ए कर दो, बी कर दो, सी कर दो। इस अनुसार हम लोग यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि देखो आपका जो पतंग है ना, जमीन से लेकर 60 मीटर की ऊंचाई पे वो उड़ रहा है, और वो ग्राउंड से एक एंगल बना रहा है जो कि 60 डिग्री का है। और थोड़ा सा और पता करें तो चूंकि यहाँ पे 90 होता है, तो ये हमारा हाइपोटेनस, ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस। अब इसमें आपसे ये ना ये कहा गया कि देखो आपको ये एज्यूम करना है कि ये जो पतंग है यहां से लेकर, अच्छा ये बेसिकली बताइए, ये तो इसका पतंग का हाइट हो गया, ये पतंग का क्या है? पतंग का धागा जो उससे जुड़ा हुआ होता है ना। आपको इसमें ये एज्यूम करना है कि धागा में कहीं भी कोई स्लैंक नहीं है। स्लैंक का मतलब होता है इस प्रकार का होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, तो धागा हमारा इस प्रकार से हो जाता है हवा की वजह से, तो वो ऐसा आपको नहीं समझना, आपको हाँ मुड़ा हुआ नहीं है, सिंपल सा आपको स्ट्रेट समझना है बस। क्या दिक्कत है, समझ लेंगे। अब इसमें निकालना क्या था आपको, जरा वो देख लो। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि धागे का आपको लेंथ निकालना है। तो सिंपल से आपसे पूछ रहा है एच कितना होगा, ठीक है। ये आपका धागा था, क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है, ये देखो पहले दिया गया है परपेंडिकुलर, पूछ रहा है हाइपोटेनस, यानी कि ये तो धागा है आपका पतंग से जुड़ा हुआ। दिया हुआ है परपेंडिकुलर, पूछा गया है हाइपोटेनस, किस में होगा बताइए जरा? साइन में होगा। और साइन कितना लगाएंगे? 60 लगाएंगे। चलिए नीचे में जगह नहीं है, यहाँ पे करते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। पी बाई एच होता है इसका रेशियो, तो पी यानी कि 60 और एच यानी कि AC लिख देते हैं √3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 60 और 2 120 इक्वल्स टू √3AC। 120 डिवाइडेड बाई 120/√3 इक्वल्स टू AC। और ये आपका √3 अभी इरेशनल है, तो उसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 120√3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर AC। 3 क्यों? क्योंकि 3 इंटू √3 सिंपल 3। आप इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 40 बार में, यानी कि 40√3 मीटर बराबर AC। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये जो आपका AC यानी कि धागा का जो लेंथ है पूरा, वो 40√3 मीटर है। बस यही आपको इसमें करना था, बाकी इसमें आपका बन गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत इसमें? सवाल नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। 5 के बाद अब आप आइए 6 नंबर पे। सॉल्यूशन नंबर 6।
6 में क्या कहा गया जरा देखते हैं पहले। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा एक काम करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे ना 30 मीटर लंबा एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो 30 मीटर लंबा हम लोग पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। तो आप सपोज करो कि ये जो है हमारा है यहाँ पे ए और बी, ये हमारा 30 मीटर लंबा हमारा एक बिल्डिंग है। ए से लेकर बी तक हमारा 30 मीटर लंबा जो है ना एक हमारा बिल्डिंग है, ठीक है। और यदि हमारा बिल्डिंग है तो ये इसका एक सिंपल सा बात है ग्राउंड पे होगा, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। और इसमें क्या कहा गया, एक बच्चा है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। चलिए 30 से 60 हो जाता है, इसका मतलब क्या है समझिए थोड़ा सा। अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। देखिए चूंकि ये हमारा बिल्डिंग है 30 मीटर का और ये हमारा जमीन पे बना हुआ होगा, तो बच्चा भी कहां पे होगा बताइए, ग्राउंड पे ही खड़ा होगा। तो यहां पे ना हमारा बच्चा ये खड़ा है जिसका हाइट कितना है 1.6 मीटर है, 1.6 या 5 सॉरी 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा हमने आपको बार बार क्या कहा है, हमने आपको बार बार कहा है कि देखो हमको ना बच्चे के बॉडी से मतलब नहीं है, हमको बच्चे के आंख से मतलब है, क्योंकि वहीं पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे 30 मीटर में से 1.5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि यदि इसका ये आंख है तो बिल्कुल सीधा हमारा एक लाइन होगा, जो कि हमको केवल इसके ऊपर से ही मतलब है, हमको इसके बॉडी से क्या मतलब है। तो यहाँ पे ना ये सवाल यूनिक थोड़ा सा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें ना आपको कंफ्यूज करने के लिए 1.5 भी दिया गया है, लेकिन साधारण सा बच्चा इसको पहली बार क्या करेगा, वो सीधा समझेगा कि अच्छा बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है 30 मीटर मान लेंगे, नहीं। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि यदि हमारा ये 30 मीटर का बिल्डिंग था और ये हमारा धरती था, तो धरती पे हमारा एक 1.5 मीटर का बच्चा खड़ा है, वो देखेगा तो यहीं से देखेगा अपना, इसके बॉडी से हमको कोई मतलब नहीं। तो आप क्या करो 30 मीटर में से 1.5 क्या कर दो, आप माइनस कर दो। तो अब हमारा कितना हो जाएगा, ये 28.5 मीटर। अब हमारा बिल्डिंग का ये एग्जैक्ट हाइट हुआ, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, इसको ना इसको अब यहां पे बी कर दो, ए और बी। अब क्या है ये 28.5 थोड़ा सा चलते हैं। अब ये बच्चा ना यहां से चलना शुरू करता है, जब ये यहां पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री का, लेकिन अब ये बच्चा धीरे धीरे हमारा ये आगे बढ़ता है, इधर की ओर आता है ये, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहां पे है 30 डिग्री, तो यहां पे हो जाता है 60 डिग्री। क्या ये सवाल समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत इस सवाल में है, क्या समझा आपने इस सवाल में, बड़ा बेसिक सा सवाल है, ठीक है। देखो इसमें ना आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझो कि 30 मीटर लंबा एक सीधा सा बिल्डिंग है, ठीक है, और एक 1.5 मीटर का बच्चा है जो कि उस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, और देखते देखते ना वो आगे भी बढ़ रहा है बिल्डिंग को ऐसे, ठीक है। तो जब वो पहली बार देख रहा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था। अच्छा एक बात बताइए, आप ना कोई चीज दूर का देखोगे तो ज्यादा एंगल होगा, या कोई चीज नजदीक का देख के ऐसे करोगे तो ज्यादा एंगल होगा, नजदीक का ऐसे देखेंगे तो हमको ज्यादा एंगल मिलेगा। वैसे ही जब ये दूर से देख रहा था ना इस बिल्डिंग को तो वो आराम से देख पा रहा था और एंगल मात्र 30 डिग्री का बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो पास आ रहा है यहाँ पे वो देख रहा है तो बिल्डिंग पे वो देख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 60 डिग्री बन गया। ये आपको पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज, इस 30 मीटर बिल्डिंग आपको हाइट नहीं लेना है, आपको इसमें 28.5 लेना है, क्योंकि हमको इसके केवल आंख से मतलब है। कोई डाउट इसमें, चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हमको यहाँ पे बताना है कि बताओ आखिर बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा था, यहाँ पे 60 बन रहा है, तो बताइए कि आखिर यहाँ से यहाँ जब वो आया तो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेसिकली आपको यहाँ पे
ए बी, आप इसको सी मान लो और आप इसको डी मान लो। तो आपको बताना ये है कि सी से डी तक आने में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जरा बताइए तो, सोचिएगा जरा। यदि हम इस पूरे बीसी डिस्टेंस में बीडी को माइनस कर दे तो हमको ये सीडी मिल जाएगा। हमको यही बताना है कि जब यहाँ पे था तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पे आया तो 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो बताइए कि आखिर बच्चे ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सी से डी तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या करेंगे, यदि हम बी से सी पूरे में केवल बीडी को माइनस कर दे तो हमको ये पूरा मिल जाएगा। तो लेकिन माइनस करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको दो चीज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वैल्यू लेना पड़ेगा, बी से लेकर सी का निकालना पड़ेगा। तो बी और सी का हम निकालेंगे तो बताइए यहां पे क्या आप लगाओगे। बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, आप ऐसे भी देख लो, ये एंगल है, जिसके एंगल वाला क्या होगा सामने परपेंडिकुलर, और ये तो ऑटोमेटिक हमारा हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस, क्योंकि 90 यहाँ पे हमारा बन रहा है, ये हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पूरा बेस हो जाएगा। तो अब सोचिए जरा, हमको ना पूरा निकालना है बेस बी से लेकर सी तक का। तो हम कौन सा एंगल लेंगे, 60 वाला या 30 वाला? क्योंकि देखो यदि आप 60 वाला लेते हो ना तो केवल आप यहां तक निकाल पाओगे, लेकिन यदि आप 30 लेते हो तो पूरा निकाल पाओगे आप। तो 30 वाला लेंगे पहले हम लोग बीसी को निकालने के लिए। चलिए, लेकिन 30 में रेशियो कौन सा लगाएंगे, साइन कॉस टेन, कौन सा? आपके पास दिया गया है परपेंडिकुलर, पूछा जा रहा है आपसे बेस, पी और बी किस में होगा, टेन में। तो कितना लगाएंगे, टेन। अच्छा, यहां पे ना थोड़ा सा आप ऐसे भी करना, ट्रायंगल का नाम लिख दो यहाँ पे। इन ट्रायंगल हम लोग बात कर रहे हैं ए बी सी का, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें हमारा tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसका p बाई बी होता है, तो p कितना लिख देंगे 28.5, और b कितना लिख देंगे, पूरा bc लिख देंगे 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 28.5√3 बराबर bc। यहां पे अपने bc का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब आप BC तो आपने पूरा निकाल लिया, अब BC में आप BD को माइनस कर दो तो हमको ये CD मिल जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए अब हमारा बड़का वाला काम तो हो गया हमारा, ये BD निकालना है। तो अब हम कौन सा लेंगे ट्रायंगल, बताइए जो जरा। BD के निकालने के लिए अब लेना पड़ेगा हमको छोटा सा ट्रायंगल ABD, तभी हमारा निकल पाएगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में यहां पे भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, tan वाला ही, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस हमको चाहिए। तो tan कितना, नहीं tan 60 डिग्री इस बार लगाएंगे, और जिसका वैल्यू होगा √3, और यहाँ पे 28.5 हमारा P हो गया, और B हमारा तो यहाँ पे BD हो जाएगा बराबर √3। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा 28.5 इक्वल्स टू √3 BD। ठीक है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 28.5 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू BD। अब देखो ये आपका BD का वैल्यू निकल गया। तो दो हमको चीज चाहिए था, दोनों हमारा निकल गया। B से लेकर C का वैल्यू है 28.5√3, और B से लेकर D का वैल्यू है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब सिंपल से आपको माइनस करना है, यानी कि आपको यदि CD चाहिए, CD यदि आपको चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, BC में माइनस करना पड़ेगा BD को। BC में CD चाहिए, यानी कि ये वाला आपको चाहिए, तो पूरे इस BC, पूरे BC में आपको BD यानी कि ये वाला माइनस करना पड़ेगा, तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर उस बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया C से D तक आने में। बस हो जाएगा। चलिए करते हैं माइनस हो रहा। BC का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है 28.5√3, माइनस BD का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखा है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग 1 ले सकते हैं, एलसीएम √3 आएगा।
अच्छा अब ना आप एक काम करो, 1 से डिवाइड करोगे √3 को तो क्या होगा, √3 आएगा। फिर आप √3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 28.5 इंटू कितना आएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस इससे तो हमारा पूरा कट जाएगा, तो ये हमारे पास 28.5 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और कर लेते हैं, 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, $85.5 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। चलिए 85.5 में माइनस करेंगे 28.5 को तो 0, 15 में 8 गया 7, 6 में 2 गया, एक मिनट 7 में 2 गया 5, 57 बाई √3। अब यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको बताइए जरा, रैशनलाइज सिंपल सा, इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं, इधर में डाल लीजिए आप लोग। यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद हाँ 57 है, रैशनलाइज करेंगे तो √3 बाई √3, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57 √3 बाई 3, और ये तो अब हमारा कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, 1 19, आपके पास आ जाएगा आंसर 19 √3 मीटर। आपका ये डिस्टेंस हो गया, किसका हो गया, हैंड्स CD का, CD इक्वल्स टू 19 √3 मीटर। मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये हो गया कि जब ये बच्चा हमारा यहां से चलना शुरू किया तो उस समय पे 30 डिग्री एंगल बन रहा था, यहाँ पे बिल्डिंग के और नजदीक आ गया तो वहां पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हमको ये बताना था कि आखिर बताओ उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे डिस्टेंस में हम लोगों ने ये वाला माइनस कर दिया, तो हमको ये मिल गया। ये चीज आपको थोड़ा सा संभाल के चलना है इसमें, यही थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ये सब चीज ना प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा आप इसमें बनते चले जाओगे। आगे बढ़े हम लोग इसमें, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, टाइम भी हमारा हो चुका। सवाल नंबर 6 तक हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। चलिए बाकी हम लोग रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल करते हैं। और ऐसे भी आज ये हो नहीं सकता था क्योंकि इसमें लगभग 15 सवाल है ना, लेकिन यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो जितना तक आप लोगों ने आज पढ़ा है इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, और एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा कि आखिर ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, और ये वाला वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कहीं पे डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, और यदि समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आप एक बार उसको दोबारा एक बार इंटरप्रेट करो कि आखिर ये कैसे हुआ, है ना, उसके बाद फिर समझ में आएगा। नहीं आएगा तो एक बार कमेंट कीजिए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।